Good evening, viewers. You're watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. Very well-known personality, renowned activist, columnist, writer, and political commentator, Marvi Sarmad is joining us today in our show. Thank you very much, Marvi. Thank you very much for inviting, Alia. It's always a pleasure. आज जो हमारा टॉपिक है उसके इतने एंगल्स हैं, इतना अहम टॉपिक है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बात की थी, टीएलपी और पाकिस्तान। लास्ट 48 आवर्स में पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के तमाम शहरों में, वो सब लोग देखते रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा। वो एक इलिटरेट रेडिकलाइज्ड मॉब शहरों में जगह जगह पर हाथ में डंडे, सोटे और पत्थर पकड़ के शहरियों को और पुलिस वालों को किस तरीके से उन पे हमले होते रहे। इसमें लाहौर में 2 पुलिस वाले इसमें शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई 2 पुलिस वालों की, और टीएलपी के वर्कर्स ने उनको मार मार के मार दिया। और इसके अलावा जो जख्मी है उनकी तादाद अलग है। जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जिसे सही मानों में मारवी जी कहते हैं ना कि मार मार के बेचारों का भुरकस निकाल देना, एक मुहावरा बोला जाता है, उन्होंने वो किया है पुलिस वालों के साथ। और 2 से 3 दिन तक कुछ खबर नहीं थी कि इसको कोई रोकने वाला है, इसको कोई रोकेगा, इसके ऊपर कुछ कहा जाएगा। उसके बाद आज के दिन ये पेशरफ्त हुई है, नई डेवलपमेंट हुई, तो मैंने कहा इसके ऊपर मारवी शर्मा साहिबा से भी बात की जाए। और नई डेवलपमेंट ये है कि अब जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि टीएलपी को बैन करने का फैसला कर लिया गया है। अभी भी फैसला किया गया है, अभी बैन नहीं किया, फैसला हुआ है। अब ये फैसला पार्लियामेंट में या कैबिनेट में जाएगा, वहां पर पास होगा, सब उसके पर मुत्तफिक होंगे, उसके बाद उनको बैन किया जाएगा। और ये बात भी इसके साथ इन्होंने एक और बात की मारवी, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं और आप उसका जवाब दें, सवाल क्या करना सभी कुछ आपको मालूम है। उन्होंने एक बात ये की कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि इनका जो इरादा था, इनका जो प्लान था, वो इस्लामाबाद की तरफ जाने का था, और इस्लामाबाद पहुंच के इन्होंने जो रेड जोन है वहां पर जाना था, और वहां पर जो है बहुत तोड़फोड़ करनी थी, और वहां पर धरना देना था, और सब कुछ करना था। मतलब इस वजह से आपने ये फैसला किया, जो कुछ वो पिछले 3 से 4 दिन में करते रहे हैं और जो दुनिया देखती रही है और जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से उन्हें बैन नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं बोलूं, आलिया अपने बात खत्म जी कर? जी, प्लीज प्लीज, ओवर टू यू मारवी शर्मा जी। जी जी, थैंक यू आलिया। बहुत ही अहम आपने एंगल जो है इसका उठाया है, और मैं समझती हूँ हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कहीं कुछ डिल्यूजन का शिकार होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब 2017 में ये सब लोग आए थे, धरना दिया था फैजाबाद पे, तो इनकी, और उससे भी पहले जब से ये मुमताज कादरी के बाद, उस वाकये के बाद से इनकी बतदरीज जो बढ़नी शुरू हुई। आपको याद होगा कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान आया था, और उस प्लान में एक हेट स्पीच और उसके बारे में बहुत ही, यानी कि 2-3 नुकात थे जो कवर करते थे, ना सिर्फ हेट स्पीच को बल्कि एक्सट्रीमिज्म को, तकारीर को और इन सब चीजों को। मुझे याद है कि उस वक्त हम बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट किया करते थे। उस वक्त ये खादिम रिजवी साहब जो है वो एक नए नए उभरे थे और अपने जुम्मे के खुतबात में बहुत ही धुआंधार किस्म के खुतबात किया करते थे, और उसमें लोगों के जज्बात को बहुत भड़काया करते थे। हत्ता कि मैं समझती हूँ कि मुझे तो ये बहुत बड़ी ब्लास्फेमी लगती है कि जब आप खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन को एक बहुत वायलेंट इंसान के रूप में पेश करें, तो आपको नहीं लगता, मेरा ख्याल है कोई भी मुसलमान जो इस्लाम हमने सीखा है वो तो हमें सलामती, हमें बताया ही गया कि सलामती का मजहब है, हमें बताया ही गया है कि रसूल पाक के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली औरत जो थी उसके लिए भी रसूल पाक किस कदर परेशान थे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए। तो हम बड़े हुए हैं रसूल पाक को एक ऐसा सिंबल के तौर पर देखते हुए जो कि रहमदिली,
नो अमन और इस सब का एक बहुत बड़ा सिंबल, और हमारी जिंदगियों पे, हम सब की जिंदगी पे, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, बहुत गहरा असर छोड़ता है। अब उनकी अगर आप हदीस का भी मुताला करें, उनकी हालात जिंदगी का मुताला करें, उनकी सुन्नत को अगर आप देखें, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को खादिम रिजवी साहब की आप खुद बात उठाकर देख लें, इन्होंने एक वायलेंट पर्सनालिटी के तौर पर पेश किया। उनकी जो सहाबा कराम थे, उनकी पर्सनालिटीज को इन्होंने वायलेंट पर्सनालिटीज के तौर पर पेश किया। इनके बहुत से खुतबात ऐसे जिसमें ये लोगों को बताते थे कि किस तरह सहाबा कराम भी गालियां निकालते थे। अगर मैं गालियां निकालता हूँ तो अल्लाह माफ करे, ये उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे, लेकिन इनके ऊपर कभी कोई, और जिस तरह इंसाइट किया जाता था, ये 2014 से मुसलसल लोग शिकायत कर रहे थे, मगर किसी खास हिकमत अमली के तहत या मसलहत के तहत इनकी इस ताकत को उभरने दिया गया। हत्ता के 2017 में ये ताकत इतनी हो गई कि इन्होंने जैसा तैसा भी, उसमें इतने लोग नहीं थे वैसे उस धरने में जितना आपको आज पिछले कुछ दिनों में धमा चौकड़ी मची हुई दिखाई देती है। मगर 2017 में जिस तरीके से उनको किसी हद तक रियासत के कुछ एलिमेंट्स थे, अनासर थे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और इस्तेमाल किया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो करने में, एहसन इकबाल साहब जो है उनको गोली भी खाना पड़ी। बहुत सारे, मुझे याद है कि उस वक्त, आपको भी याद होगा, आप जाहिर है कि मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, उस वक्त उस दिन जो है बहुत से जो हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले, यानी PMLN उस वक्त हुकूमत में थी, उनसे ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली हो या कैबिनेट मेंबर्स हो, उनके घरों का घेराव किया गया, उन सबको जान के लाले पड़ गए। लेकिन उसका जवाब सिर्फ जब हुकूमत ने बुलाया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आप इसको काबू करें, क्योंकि जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका जवाब यह है कि आप इनसे बात करें, और किसी भी आनी जो है कुव्वत को इस्तेमाल करने से गुरेज किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी ताकत को बढ़ावा मिलता गया। और फिर 2018 में हमने ये देखा कि जिस तरीके से इनको एक पार्टी सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर कराने में रियासत ने एक पूरा किरदार अदा किया, और आखिरी हद तक गए कि किसी तरीके से वो ये रजिस्टर हो जाए, ताकि जो वोट है बड़ी जमातों के, खासतौर पर PMLN के, क्योंकि PMLN की पंजाब के अंदर जो बेस है वो बरेलवी मकतबा फिक्र की बहुत बड़ी तादाद है जो इनकी बेस में शामिल है। तो अगर ये एक बरेलवी जमात और बड़ी वायलेंट जमात जो जिसने लोगों के जज्बात को कैप्चर किया हुआ हो, वो एक उभरेगी, तो जाहिर है कि वोट जो है PMLN के कटेंगे। तो उससे PTI को, या जो भी ताकतें चाहती थी कि किसी खास पार्टी को फायदा, उससे फायदा होगा, और इसको मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर किया गया। हमने उस वक्त भी, मुझे बहुत अच्छा याद है, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो थिंक टैंक वगैरह चलाते हैं इस्लामाबाद में, वो उस वक्त हमसे बहस किया करते थे। वो कहते नहीं जी, अब इनको अगर सियासी धारे में शामिल ना करें, तो मरकजी धारे में शामिल ना करें, तो फिर क्या करें इनका, फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो हम इन्हें उस वक्त बताया करते थे कि देखिए, रियासत के पास बहुत ताकत होती है, और वो ताकत सिर्फ वायलेंट ताकत नहीं है, वो ताकत बयानिए की ताकत है। हमने देखा कि मीडिया को इस्तेमाल करके किस तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिना ऑर्डिनेंस और हुदूद ऑर्डिनेंसेस जैसे, जिनका नाम लेने पर भी हम पर ब्लास्फेमी लग जाती थी, उसको किस तरीके से टूथलेस बनाया। और वो आपने देखा, आप जाहिर है कि मीडिया में है, आपको मालूम है कि किस तरीके से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को एतमाद में लिया, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि इसमें हमारा साथ दें, और मीडिया ने भरपूर तरीके से साथ दिया, और एक पूरा बयानिया डेवलप हुआ। तालिबान के खिलाफ, TTP के खिलाफ एक पूरा बयानिया डेवलप हुआ। तो हुकूमत के पास, पॉलिसी साजों के पास बहुत ताकत होती है, और वो जब लोगों को एक सीधे रास्ते पर लाना चाहे तो ला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं होती, लोगों को ये बताना होता है कि जो बात आप कर रहे हैं उसकी मरकजी धारे में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको मरकजी धारे में आना है तो ये सब कुछ को पीछे रखना होगा, मगर ऐसा नहीं किया गया, और उसको इस्तेमाल किया गया। हम उस वक्त भी, मैं आखिरी जुमला कह के बात खत्म करने वाली अपनी, कि हम उस वक्त भी ये कहते थे कि भाई, आप इनको सियासी धारे में, इन चेहरों को तो ले आएंगे, मगर फिर होगा क्या कि ये सिर्फ चेहरे मेन स्ट्रीम नहीं होंगे, इनके पीछे जो नफरत छुपी हुई है, इनकी जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, ये सब भी मेन स्ट्रीम होगी। तो और वो हो गई। आपने देखा अब इनकी ताकत में किस कदर इजाफा हो चुका है।
अब अगर आप गोंगलू के ऊपर से पंजाबी के तो गोंगलू पे से मिट्टी झाड़ना, और अगर आप कर भी देंगे बैन, अव्वल तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हुकूमत नहीं करने वाली। ये जो पार्लियामेंट में लाने की, कैबिनेट में लाने की बात करें तो यू टर्न इस तरह से लेते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। ये इंडिया से कॉटन और वो भी मंगवा रहे थे ना, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद यू टर्न हो गया था। तो अगर बैन कर भी देंगे तो ये वो बैन नहीं होगा जो यूट्यूब के ऊपर था, ये बैन वो होगा जो जमात दावा के ऊपर है, या वो अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर है, कि वो सब कुछ कर भी रहे हैं, फंड रेजिंग तक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एफएटीएफ में ये दिन देखने पड़े। वो सब कुछ ये करेंगे भी, मगर आप दुनिया को दिखाने के लिए ये कहेंगे जी हमने तो बैन कर दिया है। जी मारवी जी, मेरा यही सवाल, ये जो आपने बात की ना, मैंने ट्विटर पे भी जो ट्वीट मैंने यही लिखा कि बैन लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या ये वो वाला बैन है जो दूसरी लश्कर जंगवी और दूसरी जो जमातें उनके ऊपर लगाया हुआ है? तो अगर फर्ज कीजिए ये बैन है, तो फिर एफएटीएफ में क्यों है भाई? फिर तो अगर आप बैन, अच्छा दूसरी बात, ये आपने एक बात कही, देखिए एक तो ये कि चले उनको जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो है बात करने की बात की, और जो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी रखने वाले जिन्होंने सिर्फ अपनी एक डिमांड मनवाने के लिए हुकूमत को, रियासत को डिक्टेट करने की कोशिश की, और फिर ये कि क्या कुछ किया। देखिए जो जो 2 पुलिस वाले मरे हैं, जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, जो जख्मी हुए, और जो पूरी दुनिया में आपका एक इमेज किया है, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में क्या पता किसके साथ क्या क्या कुछ हुआ हो, जब इतनी रोड ब्लॉक्स थी, क्या हुआ, क्या कहानियां निकलेंगी, उसके बाद तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बात में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, और जो माइंडसेट हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वो तो मिलियंस में है। यानी आप देखती हैं ना कि किस तरह जो भी वहां पे लोग होते हैं, इवन के जो पुलिस अफसरान होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो भी उनके साथ मिलकर नारे लगा रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि माइंडसेट ये है। हम ये समझते हैं कि शायद ये बिल्कुल सही इस्लाम फैला रहे हैं, हालांकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ट्रू इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं करती। इसके बावजूद माइंडसेट ऐसा है। इस माइंडसेट को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको कम किया जा सकता है, अगर रियासत जो है इसका फैसला कर ले कि इसको कम करना है। लेकिन हमारे यहाँ मसला यह है कि रियासत जो है वो चंद सतही से फायदों की खातिर वो कोशिश करते हैं कि ये इस तरह का माइंडसेट खत्म ना हो, बल्कि ये साइड पे, पेरिफेरी पे रहे, ताकि जब भी जरूरत हो उसको इस्तेमाल किया जा सके। और इस तरह से हमने इस्तेमाल किया। हम लोगों ने जिस तरह से जिहादी सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया 80 की दिहाई में, और अपने बहुत से हजारों की तादाद में अपने नौजवानों को जो है वो शहीद कराया अफगान जिहाद में। और उन घरानों का कौन वाली वारिस है? उनको तो आपने सिर्फ यही एक गोली दे दी ना कि भाई चले जन्नत में आपका घर बना दिया आपके बच्चे ने, उसके अलावा क्या है? और उसी की वजह से, इन्हीं पॉलिसियों की वजह से हमारी फौज को भी लड़ना पड़ता है जब जरूरत पड़े, तो इन्हीं लोगों से जिनको हम लोगों ने खुद पैदा किया होता है। और यही वजह से हमारे फौजी जवान भी जब शहीद होके ताबूत घरों में वापस आते हैं, वो भी तो बच्चे हैं ना हमारे जी, वो भी किसी और के बच्चे तो नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं। किस कदर कीमती जाने जो है इन गलत पॉलिसियों की भीड़ चढ़ती है। तो मैं नहीं समझती कि रियासत ने ऐसा कोई फैसला किया है कि वो इनको खत्म करना चाहती है। ये सब सिर्फ दिखाने की बातें हैं, क्योंकि अगर रियासत में, आपको बताऊं आलिया, अगर खत्म करने का फैसला कर ले तो वो आज अपना पूरा बयानिया शिफ्ट करेगी, और उसकी आपको झलक हर इनके जो इनके मीडिया प्रॉक्सीज हैं, और जो हमारी निसाबी कुतब हैं, जो सब लिमिनल मैसेजिंग पूरी आपको मुआशरे के अंदर नजर आती है, आपको वो नजर आ जाएगी। मगर यहाँ पर हमने दीन इस्लाम को भी नहीं छोड़ा, अपनी सियासी मफादात के लिए हमने दीन को इस्तेमाल किया। पता नहीं इनकी कैसे माफी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक मुसलमान की हैसियत से बहुत से लोगों को मैंने शर्मिंदा देखा जब ये मनाजिर देखने में आए कि जब रसूल पाक के नाम पर, उनकी नामूस की हिफाजत के नाम पर आपने इंसानों को मारा। तो ये तो रसूल पाक की तालीमात नहीं थी ना, ये तो सबसे बड़ी तो ब्लास्फेमी यही है। और मेरा ख्याल है कि इस बयानिए को जब तक रियासत जो है वो अपनाएगी नहीं, तब तक खत्म नहीं हो सकता, और खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, यकीन रखिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि इसमें जो मीडिया है, मैंने जब देखा तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर तो ये जाहिर है कि कोशिश की गई कि ये ना जाए, लेकिन बहुत सारा मीडिया मैंने ऐसा देखा कि जिसमें जो है इस चीज की तारीफ की जा रही थी कि देखिए अगर उनको अरेस्ट कर लिया तो ये तो गलत किया है, क्यों किया है हुकूमत ने, हुकूमत ऐसा काम कर रही है। तो इससे पता ये चलता है कि ये जहन सिर्फ आम लोगों में नहीं है। यानी या तो मीडिया, फिर जो जिस मीडिया ने भी इस तरह किया है,
जो लोग भी ऐसा करते रहे अपने प्रोग्राम्स में, इसका मतलब है कि वो ये समझते हैं कि भाई हुकूमत ने या रियासत ने बड़ा गलत किया उनको अरेस्ट करके, और वो जो है वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लोगों को अगर मारा है, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए तो इट्स ओके। तो मीडिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जी, जाहिर है कि मीडिया प्रॉक्सीज तो हमेशा से रही हैं, और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने सहाफियों का रूप धारा हुआ है, वो बदरजा उत्तम मौजूद हैं इस वक्त के मीडिया में। लेकिन ये एक ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस वक्त ये देखना है कि इस मौके के ऊपर इस तरीके से अरेस्ट करने के बाद क्या आपने इनकी ताकत में इजाफा किया या कमी की। जो तरीकाकार है उसके ऊपर बात हो सकती है, और इस तरह से अरेस्ट करना, अगर एमपीओ के अंदर जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में जो अंग्रेज के जमाने का बना हुआ कानून है उसके तहत आपने अगर किसी को गिरफ्तार करना भी है, या तो आप उसे हाउस अरेस्ट कर देते हैं। इस तरह कोई चीज बड़ी सटल अंदाज में की जा सकती थी, ताकि उनको जो लॉन्ग मार्च या तकरीबकारी की तैयारियां हो रही थी उससे महफूज, उससे बाज रखा जा सकता। और इसके बहुत से और तरीके हो सकते थे। यानी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनको ये मालूम था कि ये कोई एक तकरीबकारी होने वाली है और वायलेंस का इस्तेमाल होने वाला है, इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं ये लोग, तो उसको बाज रखने के बहुत तरीके हो सकते थे। जगह जगह पर छापे मारकर इनके जो हथियार जमा कर रहे थे वो कब्जे में किए जा सकते थे, इस तरीके से कि किसी को कानो कान खबर ना हो और इन लोगों को मौका ना मिले कि ये उसको बेस बना के अपनी ताकत में इजाफा करें। लेकिन इसको बहुत भोंडे तरीके से किया गया, और मैं समझती हूँ कि ये तो इन्होंने फेवर किया साद रिजवी और उसकी पार्टी को, जिस तरीके से। नहीं मानवी जी, सॉरी टू डिसएग्री विद यू। देखिए मैं ये समझती हूँ मसलन, और देखिए पहले भी ये कोई पहली दफा तो नहीं है। अगर तो ये पहली दफा हो तो हम ये कहें कि हाँ ठीक है भाई, क्यों अरेस्ट किया, जरा आराम से तहमुल से काम ले लेते। ये तो हमें पता है, ये तो एक माइंडसेट है, ये एक वतीरा है। पहले 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है, यही जमात ये कुछ कर चुकी है, लोग उसमें बेचारे बेहाल हो चुके हैं, कौम लोगों का बुरा हाल हो चुका, इसी तरीके से लोग मरते रहे। तो फिर क्या अभी भी अगर ये ना करते तो फिर ये होता ना कि डायलॉग किया जाता उनसे बैठ के, क्या या उनसे डिक्टेशन लेते। तो वो तो वही खौफ की सूरत हाल हुई फिर। मतलब मेरे जहन में सवाल उठता है कि वो तो फिर वही कि आपके अंदर एक ये खौफ है कि ये ना कर दें, या ये तो मुझे मार देंगे, ये तो ये कर देंगे, तो उस बिना पे फिर यही है कि आप कुछ ना करें और आप कहें कि भाई हमसे बातचीत कर लो। देखिए आलिया, बात वही है, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रही हैं आप। लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत कोई एक्ट करती है तो उसको ये देखना होता है कि उसके कौन से एक्ट से नुकसान रियासत और मुआशरे का ज्यादा होगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल तहम्मुल की बात नहीं करी। मेरा तो ये ख्याल है तहम्मुल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इस तरह के हालात में। तहम्मुल का मुजाहरा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हुकूमत को। लेकिन हुकूमत ने हालात को इस नहज तक पहुंचाया खुद है। जब इन्होंने बैठ के मुआहदे इनके साथ किए और इनको डेटों पे डेटे देते गए, पहले फरवरी की डेट दी, उसके बाद उनको कहा 20 अप्रैल का। भाई आपको मालूम है कि जो ये कह रहे हैं आप नहीं करेंगे, तो आप इनको फर्मली कहें कि ये नहीं करेंगे। हम लोग कोई ऐसे जंगल का कानून तो नहीं है ना यहाँ पे। और यहाँ पे लोग जो ज्यादातर बात करें ना रिट ऑफ द स्टेट की, मुझे रिट ऑफ द स्टेट से कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं है, मैं खुद बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ उसकी। इसलिए कि जब स्टेट अपनी रिट क्रिएट करती है तो उसमें बहुत से इंसानी हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियां होती हैं। हमें बात करनी चाहिए रूल ऑफ लॉ की। जो कानून कहता है उसकी हर एक के ऊपर इक्वली लागू हो, और उसकी हर एक को, चाहे वो टीएलपी की पार्टी हो या चाहे वो पीटीआई हो। पीटीआई की तो अपनी ये एक तारीख है बहुत ही गड़बड़ किस्म की, जिसमें उन्होंने यही सब कुछ जो टीएलपी आज करी है ये खुद इन्होंने इमरान खान साहब ने किया हुआ है। आपने देखे नहीं वो मनाजिर जब आज के सदर मुमलिकत जो है वो उस वक्त दुकानें बंद कराते फिर रहे थे और कहते हैं मैं बात करता हूँ पुलिस से। पुलिस वालों को जो है ये इन्होंने तो खुद झापड़ मारे में वो क्या है, वो इस्मत, वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था उसको किस तरह से मुआ कर दिया था मार मार के। वो कितना महीना तो हॉस्पिटल में रहा, बड़े अरसे तक हॉस्पिटल। बल्कि इसी दौरान जब ये बात होती है जो आप बात कर रही हैं, तो शेख रशीद साहब की एक वीडियो जो है वो भी चल रही है आजकल, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं टीएलपी के हक में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि मैं उनको लेकर आऊंगा, और वो हर जगह। तो जब एक सहाफी ने उनसे पूछा ये सवाल, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आप तो उनके हिमायती थे और आप जो है वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कभी भी उनका हिमायती नहीं था।
हाँ, तो ये जो बंदा झूठ बोल सकता हो ना, उससे तो आप बातों में तो जीत ही नहीं सकते। तो ये इस हुकूमत का खास तौर पे ये वतीरा है कि बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, और कोई टेफलॉन इन्होंने पहना हुआ है ऐसा कि जिससे हर चीज फिसल जाती है, कुछ टिकता नहीं है इनके ऊपर। तो लेकिन मारवी जी, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस तरह के टैक्टिक्स यूज करती हैं और इस तरह की जमातों को इस्तेमाल भी करते हैं? जी जब बिल्कुल। अपना जब जब चाहिए होता है तो उनको बुला भी लेते हैं। हाँ, ये दुरुस्त बात है। क्यों? लेकिन आप ये देखें कि हमने ये देखना देखना ये होगा कि किस तरीके से पीएमएल-एन की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने डील किया, कम से कम इनसे बेहतर डील किया। उस वक्त ये था कि जो एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है रियासत का, उसने डिच कर दिया हुआ था पीएमएल-एन को, और पीएमएल-एन उसकी हिमायत के बगैर जो है वो बच बच के चलने की कोशिश कर रही थी, और उसका खुमियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। ये आप याद रखिएगा कि एहसन इकबाल को जो गोली लगी थी वो पहली गोली नहीं थी। उससे पहले जब ये रद्दुल फसाद शुरू, रद्दुल फसाद ही था ना जिसको शुरू करने की बातचीत हो रही थी, जी ऑपरेशन जी। तो उसमें शुजा खानजादा को कत्ल कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। और इस तरह पीपल्स पार्टी जो है, इसका तो मतलब बीबी को तो शहीद होने के बाद ही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई थी। तो इन दोनों पार्टियों ने जहां तक हो सका, और जिस तरीके से धरने को, जो तारुल कादरी का धरना था, आपको याद होगा 2011-12 का धरना था, उसको जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने किया, उस पर भी हमें बड़े क्वेश्चन है कि आप चले गए उनसे बात करने। लेकिन अगर बात ना करते तो क्या करते, जब एक आपकी रियासत की ताकत जो है वो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा लोगों को ला के पार्लियामेंट के सामने बिठा दें और डी चौक में बिठा दें, और हुकूमत बिल्कुल बेअसर हो। तो मेरे ख्याल है सियासी जमातों को मुकम्मल इल्जाम देने से पहले हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा, और हमें निशानदेही करनी होगी रियासत के उन अनासर की जो इस तरह के लोगों को, उनकी तारीफ है कि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं अपने बहुत सतही मकासद हासिल करने के लिए, और सियासी जमातों को फिर उसमें से बच के निकलना पड़ता है, और उसका खुमियाजा भी सियासी जमातों को भुगतना पड़ता है। कितने जो है वो लोग हैं रियासत के इन अनासर के जिनको बम धमाकों में इस तरह से मारा गया, या जो है वो टारगेटेड किलिंग हुई, मगर आपने इन दोनों जमातों को देखा, इन दोनों जमातों ने जानी नुकसान बर्दाश्त किया। पीटीआई जो है वो अलबत्ता एक मसाहब बन के इंस्टॉल हुई यहाँ पर, लेकिन आज देखें इसको भी वही चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, और जो है वो क्या कहते हैं इसको, उनका किया उनके सामने खुद आ रहा है। लेकिन अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के उन अनासर को कोई खास इससे सबक मिला है। वो अभी तक इस डिल्यूजन में है कि वो ये सब कुछ संभाल सकते हैं। ये इल्म नहीं है कि ये सब कुछ संभालने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इस नहज तक ले आए चीजों को कि आपको वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़े। ये उस नहज तक लाते हैं कि ये समझते हैं कि हम वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे या उसका डरावा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो तह के नीचे चीजें जो है वो सिमर करती रहती हैं और फिर आतिशफिशा बनकर उबलती हैं, और मुआशरा हमारा उसकी ताकत नहीं। लेकिन मारवी जी, बात पता क्या है कि नवंबर में इनका और डायलॉग हुआ था हुकूमत का। नवंबर में इस जमात और हुकूमत की बातचीत हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था, अपने डिमांड्स रखी थी, और उसके बाद उन्होंने टाइम दिया था कि फरवरी तक जो है टाइम लिया था कि भाई हम सोच लेते हैं और सारा, और वो वाली जो आपकी डिमांड्स है वो हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, उसके बाद उस पर अमल करें। जिसपे उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ ये कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालना है, बल्कि यूरोपियन तमाम जो हैं, कोई भी यहाँ पे ना आए, सबको निकाल दें, उनका ये कहना था। अब फरवरी तक हुकूमत ने, कोई जाहिर है कि इसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो सकता, ठीक है, तो हुकूमत नहीं कर सकी। उसके बाद उन्होंने मार्च की, फिर उन्होंने ये कहा था कि हम 20 अप्रैल को जो है वो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। अब मसला ये कि ये नवंबर से चला हुआ, यहाँ तक टाइम तो दिया और टाइम लिया भी, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं। मतलब इनके सामने क्या हल है इसके अलावा? आप समझती हैं कि क्या बात ये आलिया कि जब इन्होंने ये पहली बार आए इनके साथ बात करें, उनका हाँ जी हम करेंगे जी हम करेंगे, वही तो सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बताएं, टीचर्स जो है वो करते हैं मुजाहिरा, या किसान मुजाहिरा करते हैं, आप एक किसान को मार देते हैं, उसके बाद जो इंडिया के किसान देखे आज तक बैठे हुए कितने महीनों के बाद, लेकिन हमारे किसान जो है एक मुजाहिरा वो करते हैं बेचारे, आप उनको मार देते हैं और उसके बाद वो उठने के काबिल नहीं रहते। टीचर्स जो है वो आते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स आती हैं, आप हर एक को आईनी हाथ से निपटते हैं। नाबीना अफराद तक पर आप लोगों ने लाठीचार्ज किया।
यानी हाँ इससे बिल्कुल। ज्यादा क्या बात हो सकती है नफरत अंगेज। लेकिन ये लोग जब आते हैं इस्लाम का झंडा हाथ में पकड़ के, इनके सामने आप मुसाहिब बन के, हाँ जी हाँ जी हम करेंगे जी हम करेंगे। क्यों करेंगे आप? हाँ क्यों आपने मुलाकात की? क्यों आपने मुआहदे किए? आप इनको कहेंगे जो मर्जी करो, नहीं होगा कि ये रियासत है, ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। लेकिन नहीं किया ना, तो उससे इनकी ताकत बढ़ी। जब आपने इनको मुआहदा किया, हाँ जी हम सोचेंगे हम करेंगे, हमें इतना टाइम, रियासत कह रही है हमें इतना टाइम दे दे, हम पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे, तो भाई उनकी तो ताकत बढ़ गई। तो आपने बतदरीज, अच्छा, और जब वो डेट खत्म हुई फरवरी में, आपने कहा नहीं जी आप हमें इतना और टाइम दे दे, हम इसके बाद कर लेंगे। तो भाई आपने तो उनकी ताकत को मजीद बढ़ाया। क्यों बात की उनसे? उनको क्यों यकीन दिलाया कि उनको आप, प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, वो बेचारे हजारा जो है अपनी लाशें लेकर बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं मैं आपसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और इनसे, इनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये ब्लैकमेल होना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये और ये भी सियासी जमात इनके हाथ में कुछ है नहीं। इनको जो चला रहे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए कि ये कोई इस मुल्क के साथ कोई बड़ी भलाई नहीं कर रहे। जी। मारवी सरमद, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो है वो तज्जिया पेश किया कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है और क्या होता रहता है। लेकिन ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि जब पाकिस्तान की हर सतह पर हुकूमत भी, सब अवाम भी, हर कोई, ये रियासत भी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जाए, बड़ी कोशिश करते हैं तरह तरह के तरीकों से सॉफ्ट पावर बाहर जाए, सॉफ्ट इमेज बाहर जाए, और फिर एकदम से ये कुछ होता है और पता चलता है कि वहीं के वहीं खड़े हैं। और फिर ये कि जब इतनी बहुत से आपको जो है मुश्किलात पहले ही हैं दुनिया में, उसके बाद ये कुछ होना एक बड़े अफसोस की बात है। और फिर देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इस पे, इन पे बैन लगेगा और वो बैन में क्या क्या कुछ शामिल होगा, और उसके बाद फिर वाकई काम उसी तरीके से होगा या आगे भी जैसे पहले हमने बात की थी वही चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच मारवी सर। थैंक यू वेरी ओके मच। व्यूअर्स।